हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? चल बच्चों, हम पढ़ रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और हमारा चल रहा था रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 14 में हमने क्या सीखा? स्टीफन्स लॉ। हमने क्या सीखा था? स्टीफन्स लॉ। और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हर एक लॉ के लिए मैं स्पेशल लेक्चर लेकर आऊँगा ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। किसकी? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। यानी कि न्यूटन भाई साहब यहाँ पे आ गए। न्यूटन भाई साहब ने मैकेनिक्स भी दे दी, न्यूटन भाई साहब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी घुस के बैठे हुए हैं। तो न्यूटन क्या है? फिजिक्स के देवता हैं। ये कभी भी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। चलो बात करते हैं। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 15, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, वेलकम बैक बच्चों। माय नेम इज राहुल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल, दैट इज पीआई राहुल। और बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट जो है सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप चैप्टर की प्लेलिस्ट का नाम पढ़ के उस पर जा सकते हैं। हर एक प्लेलिस्ट में चैप्टर से रिलेटेड ही उनकी वीडियोज़ हैं, हर एक लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लासरूम में पढ़ते हो उसी तरीके से सारे लेक्चर्स वहाँ पर रिकॉर्डेड हैं, प्लेलिस्ट है, वेल मेंशनड है ना। बात करते हैं, आपको अगर और प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो आप वहाँ जा सकते हो, लेक्चर नंबर वाइज आपको वहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, थंबनेल में आपको सभी के लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेक्चर 1 2 3 4 अप टू दैट। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं लेक्चर नंबर 15, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो बच्चों, इसकी बात करें उससे पहले मुझे थोड़ी सी चर्चा प्रीवियस लेक्चर की कर लेते हैं। क्या सर? क्या? तो स्टीफन ने क्या बोला कि किसी भी ब्लैक बॉडी की, उस पर किसके लिए लॉ दिया था? ब्लैक बॉडी के लिए दिया था, जिससे हमने ऑर्डिनरी बॉडी के लिए डेरिवेट किया। तो उसने क्या बोला कि फ्रॉम स्टीफन्स लॉ, फ्रॉम स्टीफन्स लॉ, उसने क्या बोला कि किसी भी ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी उसके टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कुल मिला के उसने सिर्फ इतना बोला। इसको आगे में डिराइव करके लिए, आगे मैंने डिराइव किया और फॉर ऑर्डिनरी बॉडी मैंने अपना सारा काम किया। ठीक है, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए मैंने हीट निकाली थी, हीट की एमिसिविटी निकाली थी, इसकी पावर निकाली थी, याद है? हाँ याद तो है सर, है ना। इसी तरीके से उसी में मैंने आपको इसने कितनी हीट उसने एब्जॉर्व करी, वो हीट का अमाउंट भी निकालना सिखाया था, याद है? जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 आई। एप्सिलॉन ए सिग्मा इंटू टी की पावर 4 आई थी। याद है कि नहीं है? यही चीज़ आया था, यही फॉर्मूला था, बिल्कुल यही था एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला था। तो ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ रेडिएटेड एनर्जी। अमाउंट ऑफ रेडिएटेड एनर्जी बोल दो, अमाउंट ऑफ हीट बोल दो, अमाउंट ऑफ रेडिएटेड हीट बोल दो, वो सब क्या है? यही है। अब मान लो बच्चों, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर जाएं उससे पहले मुझे थोड़ा सा आपको दो चीज़ें बतानी है, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग, ये दोनों चीज़ अपन देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों, अगर ये ऑर्डिनरी बॉडी मान लो किसी सराउंडिंग में रखी हुई हो, ये वाला फॉर्मूला भी अपन ने डिराइव किया था। मान लो ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर है कैपिटल टी और ये किसी सराउंडिंग में रखी हुई है, जिसका किसी इन्वायरमेंट में रखी हुई है, उसका टेम्परेचर कितना है? टी नॉट। तो इसके लिए अमाउंट ऑफ हीट कैसे दिया जाएगा? इस केस में अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या होगा? इस केस में अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, यही होगा। ये भी चीज़ लिखवाई थी मैंने, याद हो तो आपको, स्टीफन्स फॉर्मूला में लेक्चर नंबर 14 में ये चीज़ लिखवाई थी, यही होगा भाई। अगर यही बॉडी टी जो है ये किसी सराउंडिंग में रखी हुई है जिसका टेम्परेचर भी टी नॉट है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है? क्लियर है? ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? इस बॉडी से निकलने वाली रेडिएटेड हीट, या अगर मैं बोल दूं हीट लॉस, ये क्या है? हीट लॉस है। सो अगर यहाँ से बात करें
सो हीट लॉस ऑफ द बॉडी, हीट लॉस कितना आया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अच्छा बच्चों स्मॉल टी भी है, सॉरी स्मॉल टी इंटू टी, टाइम भी तो होता है ना, स्मॉल टी, ठीक है, टी लिखना बोलिए, दैट इज क्लियर है, ओके सर। अब बच्चों मान लो कि डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस इन डी टी टाइम, मान लो डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट इन डी टी टाइम, मान लो बच्चों कि डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट डी टी टाइम में हीट लॉस हुआ हो, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट स्मॉल डी टी टाइम में लॉस हुआ है, या डी टी ही, डी टी की जगह डी लिख लो, वैसे तो यही बेटर है, डी टी टाइम में डिफरेंस हुआ तो अब क्या करोगे, पूरा मान लो क्यू टाइम क्यू हीट जो है वो स्मॉल टी टाइम में, तो डी क्यू हीट स्मॉल डी टी टाइम में। भाई हीट को लॉस करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ना, भाई हीट को मान लो 500 कैलोरी हीट का लॉस हुआ, तो 500 कैलोरी हीट डायरेक्टली लॉस होगी, कुछ टाइम भी लगा, कुछ टाइम तो लगा है ना, तो 500 कैलोरी हीट के लॉस में कुछ टाइम लगा होगा, मान लो 10 मिनट लगे, तो 10 मिनट में 500 कैलोरी हीट लॉस हुई है ना। इसी सपोज मानो डी क्यू हीट डी टी टाइम में लॉस हुई है, तो आपको क्या कर देना है, इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देना है। सो डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4, और ये टी है, टी का डिफरेंशिएशन 1, टी के डिफरेंशिएशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों अब एक चीज़ ऑब्जर्व करना आप यहाँ पे, अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, देखो एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर वो भी कांस्टेंट है, तो हीट लॉस वेरिएशन किस पे है, एरिया पे, वेरिएशन किस में है, एरिया पे वेरिएशन है, यानी कि रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द बॉडी, रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ बॉडी। तो ये है हीट लॉस, ये क्या है, हीट लॉस, या ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ हीट लॉस, ठीक है। सो रेट ऑफ हीट लॉस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार, दिख रहा है, दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, किसका एरिया, बॉडी का एरिया ऑफ बॉडी। तो रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी का एरिया, यानी कि जिसका ज़्यादा एरिया उसमें से ज़्यादा हीट लॉस होगी। और ऑब्वियसली बात है यार, ऑब्वियसली बात है, एक आप छोटी सी बॉल लो टेनिस की, एक बड़ा सा स्पेयर ले लो, बताओ हीट कहाँ लॉस ज़्यादा होगी, सर बड़े से स्पेयर में होगी, क्यों, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है, जनरल आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। सुनना बात को, एक आप छोटा सा कोई पॉट लो, छोटी सी कटोरी या छोटी सी चम्मच स्पून लो, उसमें से आप हीट लॉस ज़्यादा करवाओगे या एक बड़े बर्तन में ज़्यादा का हीट लॉस होगा, बड़े बर्तन में ज़्यादा हीट लॉस होगा, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, उस बॉडी का एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें से हीट लॉस ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका एरिया, किसका, बॉडी का एरिया। अच्छा बच्चों, सिमिलरली हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग, सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ कूलिंग भी निकाल सकते हैं। कैसे सर, चलो आओ इसको भी समझते हैं। यहाँ तक कॉपी किया, अब इस चीज़ को समझने का ट्राई करेंगे हम, ठीक है। अब निकालनी है हमें रेट ऑफ हीट लॉस, सॉरी रेट ऑफ कूलिंग, ये कॉपी किया। अब निकालनी है मेन पॉइंट की बात अब आएगी, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग का मीनिंग क्या है,
सर हीट लॉस हो रही है इसका मतलब वो भी तो कूल हो रही है। नहीं, हीट लॉस अलग चीज़ है और ऑब्जेक्ट का कूल होना, ऑब्जेक्ट की कूलिंग, ये एक अलग केस है बच्चों। ऑब्जेक्ट की कूलिंग किस पे डिपेंड करती है? उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना जल्दी गिरता है, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना जल्दी गिरता है, उसकी कूलिंग भी उतनी ही जल्दी होगी। सपोज सुनो 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 सुनना बात को। मान लो कि ये मार्कर है, ठीक है, एक ये मार्कर है, ब्लैक मार्कर है, इसका टेम्परेचर अभी है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद में इसका कुछ टेम्परेचर हो जाता है, इसका टेम्परेचर हो गया मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक और मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है, इसका भी टेम्परेचर अभी 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी फाइनल टेम्परेचर मुझे कितना करना है? 20 डिग्री, दोनों का 20-20 करना है, ठीक है। इसका 50, इसका 50, फाइनल टेम्परेचर इसका मुझे 20 डिग्री सेल्सियस करना है, इसका भी फाइनल टेम्परेचर मेरा 20 डिग्री सेल्सियस करना है। 50 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होने में इस वाले मार्कर ने लिया मान लो 5 मिनट। किसने लिया? 5 मिनट। और इस वाले मार्कर ने लिया मान लो 1 मिनट। तो बताओ किसके टेम्परेचर में जल्दी फॉल हुआ? टेम्परेचर में फॉल हुआ, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज होगा, फॉल होगा टेम्परेचर में। लेकिन कौन से वाले मार्कर में टेम्परेचर जल्दी गिरा और कौन से वाले मार्कर में टेम्परेचर को गिरने में टाइम ज़्यादा लगा? 5 मिनट्स वाले में। इसका मतलब इसकी कूलिंग क्या होगी? इसकी रेट ऑफ कूलिंग क्या है? ज़्यादा है। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो ये इसकी कूलिंग होने में ये क्या ले रहा है? ज़्यादा टाइम ले रहा है। और इसकी कूलिंग होने में ये क्या कर रहा है? कम टाइम ले रहा है। क्लियर है बात? तो रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड है? फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ कूलिंग का मीनिंग क्या है? फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर। फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर। कई बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ हीट लॉस दोनों सेम चीज़ है। नहीं, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है। वैसे फॉर्मूला डेरिवेशन दोनों का सेम ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ कूलिंग या फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर ही आपका क्या है? रेट ऑफ कूलिंग है, ठीक है। अब बच्चों इसमें होगा क्या? जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा सुनो, अब आपको ये तो पता लग गया कि हीट लॉस क्या है। एक बार मैं कैमरे में देखता हूँ सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार, क्लियर दिख रहा है। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपका जनरल फॉर्मूला क्या है फ्रॉम हीट लॉस। फ्रॉम हीट लॉस आपका जनरल फॉर्मूला क्या है? सर डी क्यू बाई डी टी, ऐसे ये लिख लेता हूँ, डी क्यू बाई डी टी। ये क्या है? हीट लॉस का फॉर्मूला, रेट ऑफ हीट लॉस। सही है सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्यू है, ये है ना। एक बात बताओ, कहाँ जाओ? कैलोरीमेट्री में जाओ। कहाँ जाओगे? कैलोरीमेट्री में। कैलोरीमेट्री में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, क्या? कि अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन बाय ms डेल्टा टी। ऐसा था, याद है? डेल्टा क्यू इक्वल टू ms डेल्टा टी, वेयर m इज मास एंड स्मॉल s इज स्पेसिफिक कैलोरी। याद है? हाँ याद है सर, स्पेसिफिक कैलोरी, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू क्या? ms dt। ये बड़ा टेम्परेचर, ये बड़ा डिफरेंस है, ये छोटा डिफरेंस है। डी क्यू लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डी टी लिखोगे। क्लियर है? ये स्मॉल टी बेटा टाइम है और ये कैपिटल टी टेम्परेचर है। स्मॉल टी टाइम है और कैपिटल टी क्या है? टेम्परेचर है। क्लियर है? चलो, तो मैं डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? ms dt लिख सकता हूँ। सो लिखते हैं रेट ऑफ कूलिंग के लिए, चलो अभी डायरेक्टली लिख लेते हैं। क्या लिखना है? डी क्यू अपॉन डी टी, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? ms dt अपॉन स्मॉल डी टी। क्लियर है? ऐसा मैं लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर, आप तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो डी क्यू इज अपॉन डी टी इज इक्वल टू ms dt अपॉन स्मॉल डी टी, ऐसा अपन लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ देखना, एक चीज़ ऑब्जर्व करना, क्या कि यहाँ पे
आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर में फॉल। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या है, फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा भी लिख लो, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर में डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर में डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में, ये आ गया ना, देखो टेम्परेचर में डिफरेंस विद टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कुल मिला के आपको क्या निकालना था, डी टी अपॉन स्मॉल डी टी। आई क्लियर चीज़ है, टेम्परेचर में डिफरेंस अपॉन टाइम, स्मॉल टी क्या है, टाइम, और कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी। इस पूरे एम एस को कहाँ लेके चले जाओ, नीचे लेके चले जाओ, तो इसको क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी अपॉन एम इंटू एस, ऐसा लिख सकते हैं, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। और डी क्यू बाई डी टी तो आपको क्या लिखा हुआ है, डी क्यू बाई डी टी आपको मैंने दिया था, क्या दिया, एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4, ऐसा लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या रखो, ये रख दो, एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4 अपॉन डी टी, क्लियर है। ये हो गया आपका क्लियर, काम ख़त्म। क्या दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आ गया आपके, ओह सॉरी डी टी, कैपिटल डी टी। ये है बच्चों टेम्परेचर में फॉल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और इसे बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, आरसी, इसे बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या, कि टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर में कितना गिरावट आ रही है, वो क्या होगी आपकी, दिस। अच्छा एम इंटू एस भी है साथ में, एम इंटू एस भी है, ठीक है। अब एम क्या है बच्चों, एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी। सो स्मॉल एम इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, क्लियर है। अच्छा बच्चों मास को आप क्या लिख सकते हो, मास को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास को क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो आप। मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखो मास की जगह आप क्या पुट कर दो, डेंसिटी रो, वॉल्यूम वी, वॉल्यूम की जगह वी, डेंसिटी रो। तो मास की एक जगह ये पुट कर दो, रो इंटू वॉल्यूम, मास की जगह ये पुट कर दो, नया फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, नया फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आया, डी टी अपॉन स्मॉल डी टी दैट इज रेट ऑफ कूलिंग इज गिवन बाय एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4 अपॉन वॉल्यूम इंटू, ओ बच्चों ये यहाँ से डी टी हटा देना है ना, डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी है, मैंने डी टी गलती से लिख दिया है, ठीक है, एम इंटू एस लिखना था। अपॉन मास, मास की जगह क्या लिख सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास की जगह क्या लिख सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। दूसरी चीज़ स्पेसिफिक हीट एज इट इज़ रख दी। तो ये आ गई आपके पास मेन फॉर्मूला, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग किस किस पे डिपेंड किया, रेट ऑफ कूलिंग। अब देख एप्सिलॉन फिक्स है, एप्सिलॉन क्या है, फिक्स है, एमिसिविटी क्या है, फिक्स है, सिग्मा वो भी फिक्स है, टेम्परेचर दोनों का वो भी फिक्स है, डेंसिटी वो भी फिक्स है, स्पेसिफिक हीट वो भी फिक्स है। वेरिएशन कहाँ आएगा, एरिया अपॉन वॉल्यूम में, एरिया और वॉल्यूम में वेरिएशन आएगा। तो कहीं ना कहीं ये किस पे डिपेंड है, एरिया अपॉन वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन वॉल्यूम, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। यहाँ ये हो गया आपके रेट ऑफ कूलिंग, ये हो गई आपके रेट ऑफ कूलिंग, क्लियर है।
यहाँ तक आप कॉपी कीजिए। अब अपन देखते हैं रेट ऑफ कूलिंग की डिपेंडेंसी और इलेबरेट करके, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ओके बच्चों, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग किस किस पे डिपेंड कर सकती है। अगर बात करें कि रेडिएटिंग बॉडी या जिस भी बॉडी का आप, जैसे इस मार्कर का आप टेम्परेचर फॉलिंग निकाल रहे हो या इस मार्कर के लिए रेट ऑफ कूलिंग निकाल रहे हो, तो वो कैसे कैसे डिपेंड करेगी। तो पहला नेचर, ये तो आपको यहीं देख के पता लग गया होगा यार, ये रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला दिस, तो यहाँ से देख के आपको पता लग गया होगा कि किस किस पे डिपेंड करे। पहली एप्सिलॉन पे, यानी नेचर ऑफ सरफेस पे, जिसका एप्सिलॉन ज़्यादा उसकी रेट ऑफ कूलिंग भी ज़्यादा। एरिया, रेडिएटिंग बॉडी का एरिया, जिस बॉडी का एरिया ज़्यादा उसकी कूलिंग भी ज़्यादा, और जिसका एरिया कम उसकी कूलिंग भी कम, ठीक है। मास ऑफ सरफेस, जिसका मास ज़्यादा उसकी रेट ऑफ कूलिंग भी ज़्यादा, उसका मास भी कम। एम के साथ में डायरेक्टली सॉरी, जिसका मास ज़्यादा उसकी रेट ऑफ कूलिंग कम, और जिसका मास कम उसकी रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा। ऑब्वियसली बात है, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। दूसरी स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, जिस बॉडी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा उसकी कूलिंग कम, और जिसकी कम है स्पेसिफिक हीट उसकी कूलिंग ज़्यादा। टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, टेम्परेचर पर टी पे टी किस तरीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी कूलिंग ज़्यादा, जिसका टेम्परेचर कम उसकी कूलिंग भी कम होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डेंसिटी और वॉल्यूम के केस में भी डायरेक्ट इन्वर्स है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी कूलिंग कम, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा उसकी भी कूलिंग कम। तो ये सब आप उस फॉर्मूला में देख के ही बता सकते थे, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपको लिखा दिया है। हेडिंग डाल देना डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ कूलिंग, इस तरीके से। तो बॉडी के साथ में, बॉडी की प्रॉपर्टी के साथ में किस तरीके से डिपेंड करेगी, इस तरीके से डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये था बच्चों रेट ऑफ कूलिंग। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कि न्यूटन ने ऐसा क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, वो सारी चीज़ अपन कॉपी करने वाले हैं। तब तक ये सब कॉपी कीजिए, आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हो गया बच्चों। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, कि न्यूटन ने ऐसा क्या नियम दिया। अब अच्छा बच्चों, नाम से आपको पता चल रहा होगा किसके लिए दिया होगा उसने ये लॉ, रेट ऑफ कूलिंग के लिए, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को एज इट इज रखते हैं और हम बात करते हैं हमारे फॉर्मूला के बारे में, कि उन्होंने इस रेट ऑफ कूलिंग के लिए क्या फॉर्मूला दिया। रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है, ये मेरे दिमाग में क्लिक हो चुकी है। रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है, ये मेरे दिमाग में क्लिक है, लेकिन न्यूटन ने इससे रिलेटेड क्या क्या लॉ दिया वो हम देखते हैं, ठीक है। चलो, उन्होंने कहा बच्चों, उन्होंने क्या कहा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर, सुनना बात को, अगर बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों लगभग बराबर हो, लगभग बराबर मतलब एग्जैक्ट बराबर नहीं, लगभग बराबर, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इफ बॉडी टेम्परेचर, या ऐसे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, इफ टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा टी इज़ नॉट वेरी लार्ज, डेल्टा टी इज़ नॉट वेरी लार्ज, यानी कि डेल्टा टी यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है किस किस में, बिटवीन बॉडी टेम्परेचर, बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग बोले तो टी नोट जिसका टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर क्या, कैपिटल टी। तो बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा ना हो, वो ज़्यादा ना हो, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हो, यानी कि कितना हो, लगभग डेल्टा टी इज नॉट ग्रेटर देन, या तो 35 हो, या तो 35 हो या 35 के लगभग बराबर, 35 से नीचे हो, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन
देन हम क्या लिख सकते हैं, देन उन्होंने सीधा स्टेटमेंट दिया। अब देखो, पहले मैं लो लिख देता हूँ फिर बात करें। देन रेट ऑफ कूलिंग is directly proportional to temperature difference, is directly proportional to that temperature difference, बोले तो डेल्टा टी। यानी कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये दिया कि रेट ऑफ कूलिंग dt बाय स्मॉल d, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, बोले तो T माइनस टी नॉट। इतनी सी बात उन्होंने कही, उन्होंने सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट दिया कि अगर दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि 35 डिग्री 30 डिग्री के आसपास है, तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस की। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इतना बड़ा फॉर्मूला, यानी कि टेम्परेचर के साथ में वेरिएशंस नहीं पढ़ा। कूलिंग के रेट ऑफ कूलिंग में हमने सिग्मा के साथ में वेरिएशन पढ़ा, याद है मैंने रेट डिपेंडेंसी लिखवाई थी, उसमें इसके बारे में बात करी, इसके बारे में बात करी, इसके बारे में बात करी, एम के बारे में बात करी, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करी, बॉडी के टेम्परेचर के बारे में बात करी, लेकिन मैंने टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में बात नहीं की बच्चों। तो ये अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में किसके बारे में बात करनी है, ओनली एंड टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में। तो इसको डिराइव करते हैं कैसे, इसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल थोड़ा सा इसका फॉर्मूला देखते हैं। चलो ठीक है बच्चों, अब देखो स्टीफन लॉ से आपके पास क्या आ गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। स्टीफन लॉ से आपको ये तो पता चल गया कि रेट ऑफ कूलिंग इज गिवन बाय एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4 अपॉन एम इंटू एफ। ये तो आ गया स्टीफन लॉ से, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब आपका क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो आप क्या लिख सकते हो, टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 4 इंटू टी नोट का क्यूब माइनस इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। ये कहाँ से आया, वो पूरा एक डेरिवेशन है, वो मैं आपको सिखाऊंगा लास्ट में, फिलहाल इतना सा समझ लीजिए। दैट इज क्लियर है। इसको यहाँ पे जाके पुट कर दो फॉर्मूला में, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा अपने पास, इसकी जगह क्या बन जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग बोले तो dt बाय स्मॉल dt, ये क्या बन जाएगा अपने को, एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर, अब देखो इस पूरी टर्म की जगह ये टर्म लिखनी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू टी नोट का क्यूब टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4 एज इट इज, सॉरी टी माइनस टी नोट, इसको ऐसा लिखना है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, पावर 4 गलती से लगा दी, तो टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू टी नोट का होल क्यूब अपॉन इंटू टी माइनस टी नोट, ये लिख दिया एज इट इज। तो आप देखो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, टी नोट, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड कर रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नोट, यानी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर डिफरेंस के। किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर डिफरेंस की। क्लियर है, ये था न्यूटन का नियम। आगे बात समझ में, ये देखो यही चीज़ में अपन यहाँ से लिखे, इसका कंप्लीट डेरिवेशन है स्टीफन बोल्ट्जमैन की हेल्प से, वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, बट आप फिलहाल इतना सा देखो। क्लियर है। आप बच्चों इस पूरे को मान लो बच्चों, यहाँ तो कॉपी करो आप पहले, फिर आप मानना, अभी मत मानो। हो गया बच्चों, यहाँ m इंटू एस लिख लेना, वो मैंने बाद में लिखवाया, ठीक है, गलती से। अब बच्चों थोड़ा सा इसे एडिटिंग करते हैं, इसमें कुछ करेक्शन करते हैं, ठीक है। मान लो अभी आपके पास फॉर्मूला है RC, रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए
4 इंटू टी नोट का क्यूब अपॉन एम इंटू एस मल्टीप्लाई बाई टी माइनस टी नोट, दैट इज, यही फॉर्मूला है ना? यस सर, यही फॉर्मूला है ना? मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये इतनी बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है ना, इस पूरी टर्म को मान लो के मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? के। क्या मानता हूँ? के। के क्या है? कूलिंग कांस्टेंट। मान लो के क्या है? के इज इक्वल टू साइलेंस सिग्मा ए 4 टी नोट का क्यूब अपॉन एम इंटू एस। इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? के। इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल कैपिटल के। और कैपिटल के क्या है यहाँ पे? कूलिंग कांस्टेंट। कैपिटल के क्या है यहाँ पे? कूलिंग कांस्टेंट है। क्या है? कूलिंग कांस्टेंट। क्या है? के यहाँ पे क्या है? कूलिंग कांस्टेंट है। अब देखो, इसकी जगह मैं रखता हूँ के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आर सी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नोट। क्लियर है? दैट इज, मान लो बच्चों मेरी बॉडी का टेम्परेचर पहले था T1 और स्मॉल टी टाइम के बाद में कितना हो गया? कैपिटल T2। मान लो ये मेरी बॉडी है कोई भी, ठीक है, इसका पहले टेम्परेचर था T1, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, सब कुछ हुआ, डिक्रीज होने के बाद में आफ्टर टी टाइम, स्मॉल टी टाइम के बाद में इस बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है? कैपिटल T2। इस बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया? कैपिटल T2 हो गया। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? टेम्परेचर डिफरेंस, रेट ऑफ कूलिंग क्या थी? टेम्परेचर में डिफरेंस अपॉन टाइम। टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया? T1 माइनस T2। टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया? T1 माइनस T2। क्लियर है? ये टेम्परेचर में डिफरेंस कितना टाइम लिया? स्मॉल टी टाइम लिया। कितना टाइम लिया? स्मॉल टी टाइम लिया। इज इक्वल टू टेम्परेचर में डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? सर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए माइनस लगा दो। डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस लगा दो। माइनस के इंटू टी माइनस टी नोट, ऐसा लिख सकता हूँ? माइनस के इंटू टी माइनस टी नोट। सब कुछ एज इट इज़ है, यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने। माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मेरा टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस लगा दिया। अच्छा, कितना हो रहा है? T1 से T2 हो रहा है। कितने टाइम में? स्मॉल टी टाइम में। वही सारा फॉर्मूला है, ये रेट ऑफ कूलिंग होगी। बच्चे एक बात बताओ, ये तो बात सही है सर, लेकिन इस कैपिटल टी की जगह क्या लिखोगे? ये कैपिटल टी क्या है? अगर मैं बात करूं कैपिटल टी के लिए, तो कैपिटल टी क्या है? अब कैपिटल टी जो है वो क्या है? बॉडी का एवरेज टेम्परेचर हो गया। कैपिटल टी क्या हो गया यहाँ पे? बॉडी का एवरेज टेम्परेचर हो गया। एवरेज निकालो, पहले T1 बाद में T2। एवरेज निकालो, पहले T1 और बाद में T2, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों टेम्परेचर का सम डिवाइडेड बाई 2। तो इस T की जगह क्या लिख सकते हो? T1 प्लस T2 अपॉन 2। तो फाइनली जो आपका फॉर्मूला आएगा वो क्या बनेगा? जगह दिख रही है क्या? बिल्कुल दिख रही है सर। जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा T1 माइनस T2 अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी की जगह क्या रखोगे? T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस टी नॉट, माइनस टी नॉट। ठीक है, ये है आपका मेन फॉर्मूला। ये है आपका मेन फॉर्मूला। क्लियर है? इसे बोलते हैं बच्चों रेडिएशन करेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन करेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन करेक्शन। अच्छा, इस फॉर्मूले में क्या किया आपने? मेन फॉर्मूला क्या था? दिस। आपने इसमें क्या किया? करेक्शन किया। मान लो अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना दे के आपको दो टेम्परेचर दे दे, मान लो पहले 30 हो गया, अब इतना हो गया, तो आप कैसे निकालोगे? फिर ऐसे निकालोगे। तो टेम्परेचर डिफरेंस यानी रेडिएशन में करेक्शन, ये हो गया। अच्छा सर, जिस तरीके से कूलिंग के लिए न्यूटन्स लॉ है, क्या हीटिंग के लिए भी है? बिल्कुल है। वहाँ पर भी सारा केस सेम है, बस कुछ चीज़ें उल्टी हो जानी है, या माइनस से माइनस हट जाना है T नोट से। वहाँ पे क्या हो जाएगा? हीटिंग का कब होगा? जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो और आपके
अगर हीटिंग की बात करें तो यहीं पे मैं हीटिंग का भी लिख देता हूँ, लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग कब होगी बच्चों? जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो, तो आप क्या करोगे? हीट करोगे, बॉडी क्या होगी? हीट होगी। हीट होगी तो रेट ऑफ हीटिंग निकाल लो। रेट ऑफ हीटिंग के लिए क्या करोगे? एज इट इज़। अब क्या होगा बच्चों? पहले टेम्परेचर T1 है, अब बाद में T2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? अब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। या अगर ऐसा भी ना करो तो भी सीधा बनेगा। रेट ऑफ हीटिंग के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर दो T1 माइनस T2 अपॉन स्मॉल t इज इक्वल टू माइनस एच। एच फॉर हीटिंग, वापस से एच की वैल्यू भी सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। T0 माइनस T1 प्लस T2 अपॉन 2, बस इतना सा डिफरेंस हो जाने का। ये हो गया रेट ऑफ हीटिंग। हीटिंग और कूलिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस टेम्परेचर का डिफरेंस है, कब माइनस करना है कब प्लस करना है आपको आना चाहिए। ये हो गया रेट ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये हो गया न्यूटन्स कूलिंग लॉ का आपका एक्सप्लेनेशन। किस तरीके से करेक्शन है, किस तरीके से वेरिएशन है, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब बात करते हैं इसका डेरिवेशन की। अगर इसका डेरिवेशन करें तो किस तरीके से इसका डेरिवेशन पॉसिबल है, वो चीज़ अपन देखते हैं। तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, डेरिवेशन करते हैं इसका। हो गया बच्चों। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के डेरिवेशन के बारे में, ठीक है, कि इसको डिराइव कैसे किया गया, न्यूटन्स लॉ ने ये फॉर्मूला, इतना स्पेशल फॉर्मूला बनाया कैसे, वो चीज़ अपन डिसाइड करते हैं या डिराइव करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो भाई, आपको प्रूफ भी तो चाहिए ना न्यूटन के नियम का। न्यूटन ने लॉ दिया तो आपको उसका प्रूफ भी चाहिए, बिना प्रूफ के तो आप विश्वास करने वाले हो नहीं। है सर आप कूलिंग 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 कूलिंग। चलो ठीक है, डेरिवेशन की बात करते हैं। सो फ्रॉम स्टीफन इट कैन बी डिराइव्ड, it can be derived from Stefan Boltzmann लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से मैं इसे डिराइव कर सकता हूँ। अब कैसे, तो आपको अच्छे से पता है स्टीफन के नियम से क्या है। फ्रॉम स्टीफन्स लॉ, फ्रॉम स्टीफन, हेलो, ओके, स्टीफन्स लॉ क्या है भाई? स्टीफन के नियम का फॉर्मूला सर इतना सा आया मेरे पास, तो क्या dq बाई डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। ये आया? क्लियर है? यही आया मेरे पास स्टीफन के लॉ से, ठीक है सर। अच्छा, आपको अच्छे से पता है कि डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज इक्वल टू वॉट? टी माइनस टी नोट। डेल्टा टी क्या है? टी माइनस टी नोट है। यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? टी इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस टी नोट। ऐसा भी लिख सकते हो क्या? ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको अच्छे से पता है ये सब लोग किसके लिए अप्लाई करना है मुझे? ये सब लोग मुझे अप्लाई करना है जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत बहुत कम हो। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस किससे छोटा है? टी नोट से भी छोटा है। भाई देखो, टी और टी नोट, इसमें से सबसे कम टेम्परेचर कौन सा? टी नोट। और टेम्परेचर डिफरेंस उससे भी कम, टेम्परेचर डिफरेंस उससे भी कम, इसलिए ऐसा लिखा। क्लियर है? चलो अब करते हैं। तो जो मैं टी की जगह क्या लिख सकता हूँ? दिस। स्मॉल टी, इस कैपिटल टी की जगह क्या लिख सकता हूँ? दिस। चलो सोल्व करो। डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, डी क्यू बाई डी टी क्या है? डी क्यू बाई डी टी क्या है? डी क्यू बाई डी टी क्या है? हीट लॉस। डी क्यू बाई डी टी क्या है बेटा? हीट लॉस। ओके 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 ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। मुझे यहाँ पे डी थीटा लेना था, डी टी, सॉरी बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे क्या लेना था? टेम्परेचर। अब ठीक है, ओके ओके। ये बार बार हीट का फॉर्मूला याद आ रहा है ना, इसलिए। चलो अब ठीक है ना, टेम्परेचर डिफरेंस क्लियर है? चलो करें। ओके, एप्सिलॉन सिग्मा ए एज इट इज़
टी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, दिस। सो टी नॉट प्लस डेल्टा टी की होल पावर 4, टी नॉट, भाई इस टी की जगह ये पुट करोगे तो इसकी, इस टी की पावर कैपिटल 4, तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, होल 4, माइनस टी नोट की होल पावर 4, माइनस टी नोट तो एज इट इज रखा। आपने क्या किया, सिर्फ इस कैपिटल टी की जगह इतना सा फॉर्मूला रख दिया, और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। क्लियर है, ये चीज़ रख दी मैंने। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस ब्रैकेट में से टी नोट कॉमन लेता हूँ, इस ब्रैकेट में से टी नोट कॉमन ले लेता हूँ। सिर्फ डेरिवेशन कर रहा हूँ मैथमेटिक्स से जनरल, एप्सिलॉन सिग्मा ए, है ना। यहाँ से टी नोट कॉमन ले लो, इस ब्रैकेट में ही टी नोट कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नोट की पावर 4, इसकी भी पावर 4, तो ये कॉमन कितना आएगा, वो भी टी की नोट की पावर 4, तो इस पूरे की पावर कितनी है, 4। तो जो टी नोट कॉमन लोगे उसकी भी पावर कितनी आएगी, टी नोट आएगा या टी नोट की पावर 4 आएगी, 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लो, क्या आ गया, यहाँ पे तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ हो जाएगा 1, और x कॉमन में लिया तो वो इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। x की पावर कितनी कॉमन ली, 1, x की पावर 1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के बाहर भी कितनी लिखोगे, x की पावर 1, ब्रैकेट के बाहर भी कितनी लिखोगे, x की पावर 1। अगर मैं यहाँ पे बोलता आपको 1 x स्क्वायर कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब कॉमन लो, तो यहाँ क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब। सिमिलरली आपने यहाँ से क्या किया, टी नोट की पावर 4 कॉमन लिया, तो टी नोट की पावर 4 लिख दिया, खत्म। ठीक है, एज इट इज़ इसको यहाँ रखो, टी नोट की पावर 4। देखो यहाँ भी टी नोट की पावर 4, यहाँ भी टी नोट की पावर 4, इसे बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकाल लो, तो क्या बन जाएगा आपके डी कैपिटल टी अपॉन स्मॉल डी टी। दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है भाई, इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए, टी नोट की पावर 4, टी नोट की पावर 4 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नोट की होल पावर 4 माइनस 1, क्यों, टी नोट की होल पावर तो 4, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी कट गया और यहाँ पे भी ये कट गया, -1 आ गया। क्लियर है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे जाते हैं, बायनोमल में। कहाँ चलेंगे, बायनोमल। बायनोमल थ्योरम से आपको पता है, बायनोमल थ्योरम से आपको पता है कि अगर डेल्टा एक्स इज लेस देन 1, डेल्टा एस बहुत छोटा है 1 से, तो आप 1 प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर स्मॉल एन को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एन इंटू डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकते हो। अगर डेल्टा एक्स आपका बहुत छोटा है तो आप इस वाले फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले में लिख सकते हो। यहाँ पे देखो डेल्टा टी 1 से बहुत छोटा है, तो मैं इसे 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नोट ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है ना ये, तो मैं इसे ऐसा क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 4 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी नोट। ये बाइनोमल से आया है, ठीक है। क्यों आया, कैसे आया, दिमाग नहीं लगाना। 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नोट की होल पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस, तो इसकी जगह ये पुट कर दो, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन स्मॉल डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए टी नोट की पावर 4 अंदर ब्रैकेट में, इस पूरे फॉर्मूले की जगह क्या लिख सकते हो, दिस। सो 1 प्लस 4 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी नोट एज इट इज रख दिया, -1। इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या लिख सकते हो, दिस। इस पूरे ब्रैकेट की जगह ये लिख सकते हो, ये लिख दिया, -1 एज इट इज रख दिया। क्लियर है, हो गया। अब देखो क्या कट पिट रहा है, +1 से -1 कट, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल डी टी अपॉन स्मॉल डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए टी नोट की पावर 4 इंटू दिस, 4 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी नोट एज इट इज ऐसा रख सकता हूँ बच्चों। देखो दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सर, ठीक है। इसको ऐसा रख सकते हैं, देख लो, टी नोट की पावर 4 है, टी नोट की होल पावर 4, नीचे कितनी टी नोट, तो इससे ये एक पावर कट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, टी नोट का क्यूब।
यहाँ क्या बचेगा डेल्टा टी, तो इसे मैं ऐसा क्या लिख सकता हूँ डी टी बाय स्मॉल डी टी इज इक्वल टू एप्साइलन सिग्मा ए टी नॉट की होल पावर क्यूब इंटू 4 इंटू डेल्टा टी। फोर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अपॉन में यहाँ से अपन एम एस लिखते हुए आई है, यहाँ एम एस लिखना भूल गए वापस से, देखो ये बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा है मेरे को भी, ठीक है, तो आपको भी कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए। अपॉन में एम एस, अपॉन में एम एस, अपॉन में एम एस, क्लियर है। यहाँ भी अपॉन में एम एस, ठीक है, यहाँ भी अपॉन में एम एस, यहाँ भी अपॉन में एम एस। तो यहाँ से आपको एक बात पता लगी क्या कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स है, एरिया फिक्स है, सिग्मा फिक्स है, एप्सिलॉन फिक्स है, मास फिक्स है, स्पेसिफिक हीट फिक्स है, 4 भी फिक्स है। किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डेल्टा टी पर। किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। यहाँ से ये चीज़ भी आ गई। तो स्टीफन और बोल्ट्जमैन की हेल्प से हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या किया डिराइव कर लिया। हमने क्या किया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिराइव कर लिया। ये था इसका बेसिक डेरिवेशन, ठीक है बच्चों, ये हो गया। ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब हम पढ़ेंगे कुछ इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक बकेट है जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे सबका बराबर है, ध्यान देना। यहाँ पे भी पहले 75 से 70, 70 से 65, देन 65 टू 60। टेम्परेचर डिफरेंस सबका क्या है बराबर है, लेकिन वहाँ पर क्या है अलग अलग टाइम लग रहा है। पहले में T1, फिर T2, फिर T3। आपको इन तीनों टाइम में रिलेशन बताना है कि क्या आपस में जो तीनों टाइम लगेंगे वो तीनों टाइम इंटरवल बराबर होंगे, कुछ कम कुछ ज़्यादा होंगे, कैसे होंगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप रेट ऑफ कूलिंग का डायरेक्ट टेम्परेचर डिफरेंस वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, यहाँ पर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा करेक्शन वाला फॉर्मूला, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा करेक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों टाइम पता है, T1 भी पता है और T2 भी पता है, T1 भी पता है और T2 भी पता है, T1 भी पता है और T2 भी पता है। इसलिए आपको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, बट कौन सा करेक्शन वाला। सो करेक्शन, अब वहाँ पे चलते करेक्शन ऑन इन कूलिंग लो या कूलिंग लो में करेक्शन। तो आपने एक चीज़ देखी थी, क्या आपने एक चीज़ देखी थी रेट ऑफ कूलिंग डी टी बाय स्मॉल डी टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या ऐसा लिखें इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने सर T1 माइनस T2 टेम्परेचर में डिफरेंस अपॉन लिया गया टाइम, T1 से T2 अपॉन लिया गया टाइम इज इक्वल टू माइनस के ऑफ T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0, ठीक है। T1 से T2 और T0 क्या है सराउंडिंग का टेम्परेचर। अच्छा बच्चों, अपने केस में गर्म पानी वाले केस में मतलब आप जब भी आप पानी गर्म पानी रखते हो गर्मी के मौसम में, आप उससे ठंडा रहने के लिए छोड़ दिया, तो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ी चेंज हो रहा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो जो 40 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो तो फिक्स है, ठीक है। तो ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स, क्लियर है। ये भी पहले से ही फिक्स, के क्या था पूरा वो मटेरियल वो सब कुछ फिक्स है। ये भी फिक्स हो गया, 5-5 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो आप गैप, कितना ले रहे हो 5-5 डिग्री सेल्सियस। वेरिएशन कहाँ आएगा टाइम में और इस मीन टेम्परेचर डिफरेंस इसमें। तो जिसके लिए ये ज़्यादा होगा उसके लिए टाइम कम होगा, और जिसके लिए ये कम होगा उसके लिए टाइम ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके T1 प्लस T2 अपॉन 2 के, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, इसकी जो वैल्यू आएगी उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले केस में बात करते हैं T1 इज इक्वल टू, या T1 डायरेक्टली 1 अपॉन
T1 प्लस T2, पहले केस में कितना है 75 प्लस 70, 75 प्लस 70 अपॉन 2 कितना आया, T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आया बच्चों ये 145 अपॉन 2, तो ये आएगा आपके लगभग 70, कितना आएगा ये 145 का आधा कितना हो गया भैया 72.5, कितना आएगा 72.5, ठीक है। सो T1 के लिए ये कितना है 72.5, ओके। T2 के केस में निकालो, अब डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं, है ना, 1 अपॉन T2 के केस में कितना हो रहा है 70 से 65, 70 से 65 अपॉन 2, कितना आया भाई 70 से 65 का आंसर। T2 के केस में कितना आया 70 और 65 कितना होता है 135, ओके 135 का डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 130 का आधा 130 65, ओके 65 एंड देन टू 67, ओके 67.2 कितना आया 67.2। T3 के लिए निकालो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T1 प्लस T2, दिस 65 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आया 125 बोले तो 124, 60 62 62.5। अच्छा देखो, जिसके लिए ये वैल्यू कम उसका टाइम ज़्यादा, और जिसके लिए ज़्यादा उसके लिए टाइम कम। देखो 1 के केस में कितना आया 72.5, तो इसके लिए ये क्या है ज़्यादा, तो इसका टाइम क्या होगा कम होगा, इसका टाइम क्या होगा कम होगा। इसके लिए कितना है 67.2, तो इसका टाइम इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका टेम्परेचर ऐसे होगा, दैट इज क्लियर है। यानी कि जिसका जो मीन टेम्परेचर है जिसका कम है उसका टाइम ज़्यादा, और जिसका मीन टेम्परेचर ज़्यादा उसका टाइम कम, सो दैट इज, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये आपको निकालना आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको करेक्शन वाला फॉर्मूला करवाया था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए करो यहाँ तक कॉपी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, मुझे यहाँ पर इस केस में क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कोई हाई लेवल का नहीं है, सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे समझाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे जो रेट ऑफ कूलिंग पूछी गई है ना, वो किसके लिए पूछी गई, कोई न्यूटन्स लॉ भी अप्लाई नहीं करना आपको, सिंपल स्पेयर दिया है जिसकी डेंसिटी के बारे में बात है, जिसके वॉल्यूम के बारे में बात है, जिसके एरिया के बारे में बात है। भाई अगर स्पेयर का रेडियस दिया है तो आप वॉल्यूम भी निकालोगे, डेंसिटी भी निकालोगे और एरिया भी निकालोगे। डेंसिटी उसने स्पेसिफाई कर दी है, रेडियस का उसने रेशियो दे दिया है। वो पूछ रहा है कि इन दोनों की रेट ऑफ कूलिंग सेम होगी या अलग अलग होगी, और अलग अलग होगी तो उनका क्या रेशियो होगा, सेम होगी तो उनका क्या रेशियो होगा, वो आपको निकालना है। तो बच्चों आपको अच्छे से पता है कि रेट ऑफ कूलिंग, अभी मैं किसी न्यूटन्स लॉ की बात नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ जनरल पता है कि रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या था। रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला बोल भैया, RC इज इक्वल टू मास और मास की जगह हमने क्या पुट किया था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, याद है, हाँ याद है। उस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह देखना है, देख क्या था, एप्सिलॉन A सिग्मा T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4 अपॉन मास इंटू स्पेसिफिक हीट, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, ऐसा लिखा था। मास की जगह हमने क्या लिखा था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसा लिख दिया था, याद है, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा स्पेयर के केस में बात करते हैं। स्पेयर के लिए एरिया कितना होगा बेटा, स्पेयर का एरिया कितना होगा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, स्पेयर का एरिया कितना होगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितनी होगी इसकी, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा वैल्यू पुट करो,
सो फाइनली रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या आएगा? रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या आएगा? एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ए की जगह क्या पुट किया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4 एज इट इज ओके अपॉन रो इंटू एस डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट एज इट इज। वॉल्यूम की जगह क्या पुट करो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, 4/3 पाई आर क्यूब पुट कर दिया, वॉल्यूम को फॉर्मूला पुट कर दिया। क्लियर है? 4 पाई से 4 पाई कट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, यहाँ क्या बच जाएगा क्यूब, और ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली रेट ऑफ कूलिंग आपके पास क्या आ गई? ये 3 ऊपर चला गया, तो 3 इंटू एप्सिलॉन सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट कट हो गया इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। क्लियर है? यहाँ क्या बच गया? डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू 4 पाई आर, यहाँ क्या बच गया? आर क्यूब था, यहाँ आर स्क्वायर था, तो यहाँ क्या बच गया? ओनली आर बच गया। भाई आर क्यूब था, क्यूब में से स्क्वायर यहाँ से कट हो गया, तो यहाँ क्या बच गया? ओनली आर बच गया। सिंपल मैथमेटिक्स। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ कूलिंग की, तो रेट ऑफ कूलिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? देख, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर वो भी कांस्टेंट है। अच्छा, उसने क्या कहा है? देख, द स्पेयर ऑफ रेडियस ऑल दिस एंड दिस आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर, यानी कि दोनों स्पेयर को क्या किया गया है? सेम टेम्परेचर तक हीटअप किया गया है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या है? सेम है। वो भी क्या है? सेम है। तो ये भी फिक्स, 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 ऊपर वाला सब कुछ फिक्स है। स्पेसिफिक हीट वो भी फिक्स है। तो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करेगी? डेंसिटी और रेडियस पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? डेंसिटी एंड रेडियस पे डिपेंड करेगी। इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है, इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है। ठीक है साहब? अच्छा, रेट ऑफ कूलिंग फॉर 1 अपॉन रेट ऑफ कूलिंग फॉर 2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ 2 इंटू रेडियस ऑफ 2 अपॉन डेंसिटी ऑफ 1 इंटू रेडियस ऑफ 1। अच्छा फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है सर। ठीक है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इन्वर्स है तो 2/1 लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है? सो रेट ऑफ कूलिंग फॉर 1 अपॉन रेट ऑफ कूलिंग फॉर 2 इज इक्वल टू डेंसिटी। आपको डेंसिटी का रेशियो क्या दिया हुआ है? 1/2 का रेशियो कितना है? 2/1। आपको क्या गिवन है? 2/1 गिवन है, 2/1। ठीक है, तो 2/1। रेडियस का रेशियो 1/2 गिवन है। रेडियस का रेशियो क्या है? 1/2, तो इसे क्या लिखोगे? 2/1 लिखोगे। 2 से 2 कट, 1 से 1 कट, सो रेडियस ऑफ कूलिंग 1 अपॉन रेडियस ऑफ कूलिंग 2, सॉरी रेट ऑफ कूलिंग कितना आया? 1/1। तो कितना आंसर आया? बी। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स थी, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। कॉपी करो। हो गया बच्चों? तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से जुड़ी कुछ और बातें भी करेंगे, साथ ही साथ हम एक और नया लॉ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कम टाइम में हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है वो वाला जो लेक्चर है, जो आज नेक्स्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और अच्छे से पढ़िए। ऑल दी बेस्ट।